लाखों लोग सुनेंगे कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और आज से तुलना कीजिए। सबसे पहले जरूरी है कि बीजेपी आरएसएस को जहां भी हो, जैसे हो, इसको हराओ, इसको पावर से बाहर निकालो, खदेरो इसको। है वो उतने में आ सकते तुम बनाओगे हैं, चंदा पे पलने वाले लोग तुम दायरा बनाओगे। पहले वो टेम्पल पहले चेक करो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है कि टेम्पल है तुम्हारा, दिखाओ, पट खोल के दिखाओ। तो इसके लिए क्या करना है हमें? जन आंदोलन, यही एक तरीका है। बाबा साहब यही रास्ता दिखाए थे, सब पढ़ के बता दिया। पुलिस मजिस्ट्रेट सब जो है ना, जब जनता जब अपने आप में आती है ना, तो सारे पुलिस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनको सारा मनुस्मृति भूल जाते हैं, और ऐसे डरपोक कायर लोग हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रवेश शुक्ला उन शख्स का नाम है जिन्होंने पेशाब कर दिया है एक आदिवासी व्यक्ति पर। आप जरा सोच के देखिए, ये वीडियो आज का नहीं। आपकी जरूरी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो तकरीबन 3 महीने पुराना बताया जा रहा है और जिस व्यक्ति पर पेशाब किया गया है वो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि दरअसल 3 महीने पहले ये वीडियो किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता द्वारा ही बनाया गया था, अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए, शान और शौकत को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आज भी वो आदिवासी और बहुजन समाज के लोगों को मात्र पैर की जूती ही समझते हैं। इस वक्त मेरे साथ जाने माने प्रोफेसर रतन लाल मौजूद हैं। इनकी एक एक शब्द और एक एक बात बेहद मायने रखती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे कोई अचंभा नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो पेशाब किया है वहाँ पर, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, तो वर्तमान जो होता है इतिहास से अलग थोड़ी होता है। तो इनका नस नस जानता हूँ और इनका पूरा इतिहास और संस्कृति जानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का इतिहास है, 2 धाराओं का इतिहास है। और ये लगातार इसमें ब्राह्मणिक ट्रेडिशन और श्रमिक ट्रेडिशन में लगातार संघर्ष, युद्ध होता रहा है। सवाल ये है कि आज़ादी के समय से ही अगर आप देखें तो हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सब जब बनी थी, और ये सब उस समय कांग्रेस के अंदर थी। उस समय बीजेपी तो बाद में बनी, 80 के में बनी है, और जनसंघ बना था उससे पहले, जो इनका पेरेंट पार्टी है। तो आरएसएस और जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे, ठीक है, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, आरएसएस, गोलवलकर, तमाम ऐसे लोग, वो संविधान, मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी के मानने वाले लोग नहीं रहे। तो उस समय चूँकि कांग्रेस भी एक पार्टी थी तो उसके अंदर ही लोग काम करते थे। हर पार्टी में धीरे धीरे काम करते रहे, ठीक है। आज़ादी के बाद भी जो है ना दबे स्वर में जो है काम करते रहे, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी पार्टी है, मेन पार्टी है, वो है अब बीजेपी है। तो जो दबे स्वर में, पहले अगर आप याद कीजिए 70-80 के दशक में किसी दलित पे हमला होता था तो पूरी सरकार, वहाँ मिनिस्टर चले जाते थे और एक्शन होता था, पूरी सुर्खियाँ बनती थी, तमाम ये सब होती थी। चाहे बिहार का बेलछी कांड हो, और तमाम उसमें इंदिरा गांधी खुद गई थी वहाँ पर, तो लोगों को एक सहानुभूति होती थी, ठीक है, और कि ये गलत हो रहा है। लेकिन आज वैसी शक्तियाँ जो है फुल फ्लेजेड केंद्र सरकार में जो है 10 साल से है, मध्य प्रदेश में कई सालों से है। जहाँ जहाँ ये लोग, मैं नहीं करा कि और प्रदेशों में नहीं हो रहा है, लेकिन और प्रदेशों में हो रहा है तो उसको डिग्री आप चेक कीजिए कि दलितों पे, आदिवासियों पे तो अत्याचार होता ही रहा है, इसमें कोई। लेकिन ये जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी का ये आदमी है, और इसकी हिम्मत देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये समझना है। ये कॉन्फिडेंस जो पुष्यमित्र शुंग के बाद बीजेपी के रूप में जो ये पॉलिटिकल पावर में है, तो ये समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बन चुका है, और इसमें वही स्थिति है दलितों की और आदिवासियों की और पिछड़ों की भी। पिछड़ा भले ही कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट मान ले, लेकिन इनकी भी वही स्थिति है। अभी छपरा में भी एक कांड मैंने देखा ना, किसी यादव को वो थूक चटवा रहा था। तो पिछड़ों की भी यही हालत है। तो ये मान चुके हैं कि हमारा राष्ट्र बन चुका है, देश पे हमने कब्जा कर लिया है, संविधान के ऊपर कब्जा कर लिया है, और मनुस्मृति लागू हो गया है। भले वो संविधान चिल्लाते रहे, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है ना मनोविज्ञान, वो मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं कि मनुस्मृति लागू हो चुका है। नहीं तो ये आदमी ऐसे कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आता है? आप सामूहिक बलात्कार हुआ उत्तर प्रदेश में, मनीषा कांड, इस तरह के कांड उठा के देखिए, पुलिस रातों रात लाश जला देती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? चंद्रशेखर जो कि एक लीडर है, उस पर गोली चलती है दिन दहाड़े, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इनको लगता है कि
इनकी पूरी बपौती देश की जागीर हो गई है, बपौती हो गई है, इसलिए जो कुछ कर लेंगे बच के छूट जाएंगे। दिल्ली का भी कांड आपको याद होगा ना, दिल्ली का भी वो उधर कहाँ धौला कुआं से आगे जो हुआ था वो कांड, रेप, और वो शमशान में जला दिया, पुजारी उसमें शामिल था। ये कॉन्फिडेंस इसको यही आता है, मनुस्मृति पढ़िए, उसमें ये सारी बातों का जिक्र है। तो वो लग रहा है कि मनुस्मृति यहाँ पर लागू हो गया है और हमको जो मर्जी है करेंगे और बच के निकल जाएंगे। और मैं समझता हूँ, मैंने इसलिए मैं तैयारी कर रहा था, मैंने किताब निकाल कर रखा है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये खंड 10 देख लीजिए कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वो बताता हूँ। और लगातार अम्बेडकर नामा पे चल ही रहा है चर्चा ना, वो लिख रहे हैं, सुन लीजिए भाई लोग, कि मनु द्वारा निर्धारित धर्म के प्रचार प्रसार पर कोई कानूनी रोक नहीं है। न्यायालय उसे कानून नहीं मानते, लेकिन कानून उसे कानून के प्रतिकूल भी नहीं मानता। वस्तुतः हर गांव में रोज यही होता है, जब पंडित इस धर्म का उपदेश माता पिता को और माता पिता उसका उपदेश अपने बच्चों को देते हैं, तो मनुस्मृति कैसे समाप्त हो सकता है। उसके पाठों की जड़ों को रोज सींचा जाता है और हर एक को यह याद कराया जाता है कि अस्पृश्यता उनके धर्म का अंग है। अस्पृश्यता जो है ना, ब्राह्मणवादी धर्म का अंग है। मनु के धर्म के इस दैनिक प्रचार प्रसार की विषैली छूत, पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके मानस में घुस गई है। यह न्यायाधीशों के मानस में भी, उसके मन में भी घुस गई है। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। क्या 75 साल में स्थिति इससे बदली है? ये घटना खुद इस बात को साबित कर रहा है कि अंबेडकर जो व्याख्या कर रहे थे भारत के इतिहास की, वो सही है। अभी वो गिरफ्तार हो गया है, ठीक है। और अगर देखिएगा मिला जुला के, तो आपको एक समय के बाद केस कहाँ गया नहीं गया, इतने प्रेशर टैक्टिस होते हैं, दबाव बनाया जाएगा, धमकाया जाएगा कि गवाह मुकर जाएगा, खुद मना कर देगा, सब कुछ होगा, लेकिन तथ्य ये है कि घटना घटी है। लेकिन उसको कानून SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में कन्विक्शन रेट कितना है? 2% है, 3% है। 100 में से 2-3 लोगों की सजा होती है, बाकी 98 छूट जाते हैं। और क्यों छूटते हैं उसका कारण भी सुन लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं। पुलिस कर्मचारी और मजिस्ट्रेट अक्सर भ्रष्ट होते हैं। यदि वे केवल भ्रष्ट हों तो स्थिति संभवतः उतनी खराब न हो, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी को तो कोई भी खरीद सकता है, कोई पक्ष खरीद सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पुलिस कर्मचारी तथा मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं, बायस्ड होते हैं। हिंदुओं के प्रति उनके इस पक्षपातपूर्ण और अस्पृश्यों के प्रति विरोधपूर्ण रवैये के कारण ही अस्पृश्यों को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध का कोई निदान नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक नफरत की भावना पर आधारित है, जो हर हिंदू में, हिंदू मतलब कास्ट हिंदू, सवर्ण हिंदू, जो हर हिंदू में जन्मजात होती है। आगे लिख रहे हैं कि जब कोई अस्पृश्य प्रोटेस्ट करता है ना, कोई लोअर कास्ट का प्रोटेस्ट करता है, कि जब कभी इन दोनों में संघर्ष होता है, तब वे मतलब अधिकारी मजिस्ट्रेट अस्पृश्यों के इस विद्रोह को कुचलने में हिंदुओं के एजेंट के रूप में काम करते हैं और खुलेआम निर्लज होकर हिंदुओं के हर घिनौने काम में हर संभव उचित अनुचित सहायता भी देते हैं, जिससे अस्पृश्यों को उनकी करनी का फल चखाया जा सके। अगर आप मनुस्मृति सवाल कर रहे हैं तो फल चखाया जा सके और उसको ऊपर न उठने पाए। आज उसका वीडियो देखिए। आम अगर कोई एक्टिविस्ट दलित पिछड़ा गिरफ्तार होता है तो कैसे कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके जाता है पुलिस, और वो कैसे मूव कर रहा है पुलिस अधिकारी के साथ। क्यों? ये अधिकारी सारे लोग भ्रष्ट होते हैं। वो हर समय वो पक्षपात करेगा, अपने जात वालों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे अपराधी कितना दुर्दांत क्यों नहीं हो। ये समस्या जो मैं पढ़ रहा था, जो समझने की कोशिश कर रहा था, लगातार डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं कि अस्पृश्यता क्या है, वो हेट्रेड कहाँ से आती है। बोले हर हिंदू अपर कास्ट में हेट्रेड रहता है, क्योंकि ये उसकी मानसिक घृणा की अभिव्यक्ति है। तो सवाल ये है कि अब व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करें। ऐसी घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। मेरा काम नहीं कि हर जगह स्पॉट पे जाके, ज़मीन पे जाके काम करना, आप भी नहीं जा सकते, लिमिटेड संसाधन होते हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं, मेरा काम पढ़ के आपके माध्यम से लाखों लोग सुनेंगे कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और आज से तुलना कीजिए। सबसे पहले जरूरी है कि बीजेपी RSS को जहाँ भी हो, जैसे हो, इसको हराओ, इसको पावर से बाहर निकालो, खदेरो इसको। क्योंकि खास तौर से मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ और यहाँ न्याय वाय मिलता नहीं है। अभी भी मेरे 3-4 केस होंगे कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे अधिकारी के भी नेटवर्क कनेक्शन जज मजिस्ट्रेट सबके पास होते हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर से जाके मिला यहाँ कि देखिए गड़बड़ कर रहा है यहाँ प्रिंसिपल,
थाने डीसीपी कमिश्नर वो छोड़िए, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर से मिला कि आपके पुलिस ये कैसे कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात मैं खुद कह रहा हूं। प्रतिक्रिया क्या हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर होम मिनिस्टर से लेकर तमाम थाने तक इसके आदमी बैठा हुआ है, तमाम नीचे तक बैठा हुआ। तो मैं दिल्ली की अपनी बात इसलिए सब्सटेंशिएट करने के लिए कि पॉइंट स्ट्रांग करने के लिए, जब दिल्ली में सुनवाई नहीं हो रही है, और वो भी कोई मैं आम आदमी नहीं हूं, लोग मुझे जो जानते हैं तबियत से जानते हैं, आम आदमी ने वो टक्कर देता हूं सीधा। तो यहां कार्रवाई नहीं हो रही है, जो मर्जी अथॉरिटी वो कर लेगा, चेयर पे बैठा हुआ छोटा मोटा प्रिंसिपल टाइप के लोग सब, जिनकी बौद्धिक औकात को मैं ढेला बराबर समझता हूं, वो सभी जब ये कर सकता है, तो ट्राइबल दिहाड़ी मजदूर का क्या हालत होगा। वैसे वो घटना नहीं, संकेत है। पूरे गांव में चले जाइए, पूरे चारों जगह जाके हर गांव में ये कहानी आपको मिलेगी, क्योंकि गांव जो है सामंतवाद के अड्डे हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी कि खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। बीच में जब पता चला कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि उस आदिवासी व्यक्ति ने अपनी दिहाड़ी मजदूरी मांगी, इस वजह से उन्होंने पेशाब कर दिया। ये तो सारी किताब लेके बैठा हूँ। ये कोई अपना हक मांगे, उचित रोजगार भी मांग ले, उचित मुआवजा, मतलब मैंने आपके यहाँ दिहाड़ी की और मैं जाके कहा कि मुझे 120 रुपये दो, तो कोई अपनी उचित दिहाड़ी भी मांग लिया ले तो उसको विद्रोह समझा जाता है गांव में। अरे ये ने मांग लिया पैसा कैसे। और जो थोड़ा सा और प्रोटेस्ट करता है, उसका सबसे पहले क्या होता है गांव में, राशन के दुकान से राशन पानी बंद कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार होता है, सोशल बाइकआउट होता है, रास्ता चलने नहीं दिया जाता। कहाँ जाओगे? लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें तो बहुजन भी मिले होते हैं जो बहिष्कार कर रहे होते हैं? तमाम लोग तो क्योंकि वो खुद को ऊंचा समझ रहे हैं, इसलिए वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं। एकदम आप ठीक कह रही हैं, ठीक कह रहे हैं, सबका जवाब है। ये बहुजन को भी लगता है ना कोई इससे मैं ऊंचा जात हूँ। आपका नाम क्या है? ज्योति यादव। तो यादव है, तो यादवों में भी तमाम लगता है कि मैं हम क्षत्रिय हूँ। बेचारे इनकी गलती नहीं है। वो जो ब्राह्मणिकल जो श्रेणीगत असमानता का पाठ जो पढ़ाया गया है ना, अब यादव से भी तो थूक चटवाया ना। अगर मनुवादी अपने घर में बैठते होंगे तो यादव जी को कैसे बोलते होंगे, जरा बताइए आप मुझे। यादव जी कहते होंगे ना। प्राइवेट में जाके देखिए, बड़े बड़े जात के लोग जब बात करते हैं तो अहिरा कहते हैं, अहिरा कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन अगर आप में है कि आप अपर कास्ट है, तो फिर उसको हटा दीजिए। और ये गलती आपकी भी नहीं है, चूंकि हजारों साल से स्तरीकृत जो असमानता है उसका पाठ अब आपको पढ़ाया गया है। दूसरा ट्रेडिशन जो रहा है बुद्धिज्म का, चाहे समानता का ट्रेडिशन रहा, उसकी ट्रेनिंग आपके घर में आपके पिताजी नहीं देते, आपकी माँ नहीं देती हैं, तो वो तो आपके अंदर इम्बाइब्ड रहेगा। सवाल ये है कि ज्ञान का क्या मतलब है। ज्ञान का मतलब ये है कि इस चीज़ को तोड़ा जाए, इसीलिए तो टेंशन चल रहा है ना। सर, अब मेरा एक सवाल है, ये मैं निजी तौर पे आपसे बातचीत कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं जो सवाल पूछने वाली हूँ, कहीं ना कहीं वो सवाल आपके मन में भी होंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप इतने बड़े पद पे होने के बावजूद अगर कंप्लेन कर रहे हैं और वो सुनवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए संविधान के अनुसार, तो आम जनता फिर कैसे उम्मीद लगा के? ये तो बता रहा हूँ मैं, आम जनता को कोई उम्मीद नहीं, उसके साथ अन्याय होगा। राष्ट्रपति अभी गई थी वहाँ, मंदिर में अंदर जाने दिया? कह रहे हैं हमने दायरा बनाया हुआ है, वो उतने में आ सकते। तुम बनाओगे हैं? चंदा पे पलने वाले लोग तुम दायरा बनाओगे? पहले वो टेंपल पहले चेक करो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है कि टेंपल है तुम्हारा, दिखाओ, पट खोल के दिखाओ दायरा। हु आर यू? तो जब राष्ट्रपति के साथ ये हो सकता है तो मैं तो एक टीचर ही हूं। रामनाथ कोविंद को भी वहां नहीं बैठने दिया था ना, याद है? याद है। तो इस देश में तो पूरी लड़ाई वही कह रहा हूं ना, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की है। और ये सब घटना छोटे मोटे संकेत हैं। घर घर में पूरा मनुस्मृति की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रथाएं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कि प्रथाएं जो है इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वो कानून भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो जनता को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि निराशा ही सवाल आ गए। जिसका जहां जो काम है वो काम करना चाहिए। और ये लड़ाई गांव में भूमिहीन मजदूर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, मैं दलित कह रहा हूँ, दलित मतलब ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ओबीसी चाहे तो जोड़ ले, नहीं चाहे तो नहीं जोड़े, है ना। मैं ऑपरेस्ट दलित में इस्तेमाल करता हूँ कि ये लड़ाई दलित मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास की लड़ाई है। और ये लड़ाई लड़ी जाएगी शहरों में,
ये गांव में लड़ने से नहीं होगा। अंबेडकर अपनी लड़ाई कोलंबिया लंदन में पढ़ के बॉम्बे में आके लड़ते थे ना, बीच बीच में सभाओं में जाते थे, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल बैटल लड़ते थे ना, लिख पढ़ के, ज्ञापन दे के, आंकड़े इकट्ठा करके। वो जिसको देखो जमीन पे जाए, क्या जमीन पे जाके वहां लौटने से ही समस्या का समाधान है। इस समस्या को कैसे थ्योराइज करेंगे, कैसे समझेंगे। आपको नहीं लगता? हाँ, एक सेकेंड, जितनी लड़ाई अभी लड़ी गई है पिछला, वो सब सोशल मीडिया पर और दिल्ली सेंटर लड़ाई लड़ी गई है ना। जिस दिन यहाँ का दलित मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास एग्रेसिव इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जाएगा, डर सहम के नहीं, ये गिरफ्तार हो जाएगा, केस हो जाएगा, अरे हो केस होता रहेगा। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एग्रेसिव लड़ेगा, लोगों को मोबिलाइज करेगा। आज मध्य प्रदेश बंद करने का आह्वान दे दिया, 10 लाख लोग सड़क पे आ जाएं, आप बोले तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे। ये संख्या ये खेल सिर्फ चुनाव का नहीं है। समाज अभी देखिए ना, एक ब्लैक का जब मसला होता है अमेरिका में, तो अमेरिका का पूरा समाज कैसे 2-3 साल पहले याद है ना, एक ब्लैक को मार दिया था वाइट वाले ना, सॉरी बोलना पड़ा था, क्योंकि सभी लोग एकजुट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि सरकार पार्टी वोटी कोई रहे, चाहे दलित SC ST OBC का ही पार्टी हो, लोग सड़क पे आए, बोले चक्का जाम होगा, तब जो है बोलो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे सरकार, हम पूरा बंद रखेंगे, 7 दिन पूरा रोड ब्लॉक करो। प्रदर्शन करने का अधिकार देता है ना। जब मशीनरी काम नहीं कर रही है, स्टेट काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जुडिशरी काम नहीं कर रही है, तो लोकशाही में वो बाबा साहब लिख के गए, हम नहीं कह रहे हैं कि एक अधिकार है, वो है संख्या का, कि हमारे पास संख्या है। एक है राजनीति का, लेकिन राजनीति में भी फेल कर दिया ना, सबको सीट चाहिए, टिकट चाहिए। जिस दिन पब्लिक खड़े हो जाए, आप देखा ना किसान आंदोलन, लोग डटे रहे। इसके पहले रोस्टर का आंदोलन भी देखा होगा, इसके पहले SC ST एक्ट पे लोग आए थे सड़क पे। एक घटना को उठा के अगर जब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे, तब तक पूरे देश भर में चक्का जाम करो और तब दबाव बनाओ। ये लड़ाई संख्या मेंटल लड़ाई है। ये एक भी घटना होगी जहां पर हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, और उसको तो मुआवजा दो, और उस जो विक्टिम है उसको वहां से निकाल कर दिल्ली में लाओ, उसको फ्लैट दो, उसको रखो, क्योंकि वहां डराएगा धमकाएगा। सब होता है केस, हम गाँव में पले पड़े हैं भाई, बचपन से तो मुकदमा ही लड़ रहा हूँ, बचपन से जितना तुम्हारी उम्र होगी उससे ज़्यादा मुकदमे मैंने लड़े हैं। तो ये मुझे पता है कैसे गवाह तोड़ा जाता है, कैसे धमकाया जाता है, कैसे आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, प्रमोशन में तंग किया जाएगा। वो हो रहा है ना, अभी मेरा भी रुका हुआ, तो क्या करें, रोके रखो। इसलिए मिडिल क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ सबको मुंह पे जवाब देने की आदत डालो। जब मुझे पता है कि मशीनरी के मुंह पे जवाब दो, तुमको कोई बदतमीजी करता है उसका जवाब इंस्टेंट वहीं पे दो, क्योंकि एक दलित से जवाब सुनना जो है ना, वो हड्डी में छेद कर देता है, क्योंकि वही मनुस्मृति है। आदत पड़ा हुआ है कि दलित को डर के, सहम के, फटे कपड़े में रहना चाहिए। जब चौड़ा हो के पीछे घूम के जब जवाब दिए ना, अब पब्लिक प्लेस में दो जहाँ 10-20 लोग सुने, तो बहुत बेइज्जती महसूस करता है। तो ह्यूमिलिएट देम एट एवरी प्लेस, उसको अपमानित करो, उसको बेइज्जत करो, तब समझ में आएगा। हम लोग वी आर टू मच डेमोक्रेटिक, लगता है पूरा सब कुछ का ठेका अपने माथे पे लेके घूम रहे हैं। हमको कोई दरवाजे पे आके गाली देगा मान लो, तो हम रोते हुए थाना में पहले जाएंगे कि हमको गाली दिया है, कि जी हुजूर गाली दिया है। ये पहले दरवाजे पर आई, ये काम पढ़ा लिखा मिडिल के जैसे खाने पीने का इंतजाम, वही लड़ सकता है लड़ाई। पूरे समाज की लड़ाई इस मध्यम वर्ग पर है, और शहरों से होगा। यहाँ क्या भेदभाव नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी में रोस्टर फॉलो हो रहा है, जाके सारे ऑफिस में पूछो, SC ST OBC वाला मुझे बगल में आए कहता है यहाँ भी बहुत तंग कर रहा है। अपमानित तो दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है, तो मुंह पे जवाब दो ना, जवाब पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट कर। दरवाजे पे आएगा तो हम जाएंगे थाने, ये गाली दे रहा हो दरवाजे पे तो सुनना भी पड़ेगा दरवाजे पे। ये सॉल्यूशन है। ये कानूनी प्रक्रिया 10 साल चलेगी, लेकिन प्रेशर ग्रुप तो हम बिल्डअप कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। तो इसके लिए क्या करना है हमें? जन आंदोलन, यही एक तरीका है। बाबा साहब यही रास्ता दिखाए थे, सब पढ़ के बता दिया। पुलिस मजिस्ट्रेट सब जो है ना, जब जनता जब अपने आप में आती है ना, तो सारे पुलिस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनको सारा मनुस्मृति भूल जाते हैं। और ऐसे डरपोक कायर लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह की हरकत, अभी सरकार बदल जाए ना, तुम मेरे से इंटरव्यू लेना, अगर सरकार बदल गई तो ये सारे कहाँ कहाँ बिल में घुस जाएंगे ना, नजर नहीं। आज उसका माँ बाप क्या कह रहा है, इसको इम्प्लीकेट किया गया है, फैब्रिकेट। तो अगर तुमने किया है तो इतना हिम्मत है तुम्हारे अंदर,
तो तुम क्लेम करो कि हाँ हमने किया है। ये डरपोक पूरा खानदान माफी मांग लेगा कल। ये सारी घटनाएं हम लोग देख चुके हैं जिंदगी में। जैसे पकड़ोगे वैसे पूरा खानदान, मुझे पता है ना कि दिल्ली में मेरी लड़ाई हुई थी आज से 25-27 साल पहले। मैंने सब तबीयत से रौंदा, मेरे गांव पहुंच गया सिफारिश करने। बीपी सिंह का रिश्तेदार हूं, हमले बीपी सिंह मुझे जानते हैं पर्सनली। तो वहां तक पहुंच गया कि किसी तरह मैंने रफा दफा किया जाए। हमने पब्लिकली मेरे से झगड़ा किए हो, पब्लिकली चलो मेस में जो है बेंच पे खड़ा हो और 400 लोगों के बीच में माफ़ी मांगो और कान पकड़ के उठक बैठक करो। डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हो, मैं दिखा सकता हूँ कि 400 लोगों के बीच तो है माफ़ी मांगो, उठक बैठक करो, तब छोड़ूंगा। वो कराया था मैंने। ये मैं छात्र जीवन की बात कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, वो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए पढ़े आप चुप हो जाते हैं, अत्याचार सह जाते हैं। तो वहां अगर हुआ है मतलब दर्द मुझे हो रहा है ना। एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए एक्टिविस्ट मैं क्या कर सकता हूँ? हर जगह तो नहीं जा सकता ना, लेकिन उसको थ्योराइज कर सकता हूँ। आपने आया, मैंने किताब दिखा ना, मैं पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये हो रहा है। आदिवासी समुदाय ने भी तो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि हाँ उनके साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वीडियो वायरल हुई उन पर पेशाब किया जा रहा था और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि धक्का मुक्की करूं या मैं हटाऊं। तमाम लोग बहुजन समाज के तो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ उनकी स्थिति यही रहनी चाहिए। देखो पहले समझो, आप मेरे यहाँ किसी को लेके आओ, आप बोलो मेरे साथ ऐसे हरकत करे, मेरे यहाँ लेके आओ। यार वो निरीह आदमी है, ठेला दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उससे तुम कैसे उम्मीद करो पूरा बहुजन समाज स्वीकार कर लिया है? यहाँ प्रोटेस्ट भी तो चल रहा है ना, लोग लड़ भी तो रहे हैं ना, उसकी कीमत चुका रहे हैं। नौकरी पेशा लोग का प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, ये इंक्रीमेंट कट कर दो, ये सब हो रहा है ना। लेकिन स्वाभिमानी आदमी इसकी चिंता नहीं करता है। वो तो लड़ेगा ना। अगर कह रहे सब लोग स्वीकार कर लिया तो मेरे दरवाजे पे किसी फूड लोड को बुला के लाओ और वैसे करके देखे फिर हम क्या करते हैं। तो हम लोग का काम संविधानिक तरीके से लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये लड़ाई में बार बार करें, लोग समझता है कि गांव में जाके लड़ी जाएगी, गांव में नहीं लड़ी जाएगी। ये बौद्धिक लड़ाई है। ओपिनियन मेकर सब बैठते हैं, सब पढ़े लिखे लोग, आजकल कंप्यूटर का जमाना। आखिर दिल्ली से ही ना मामला गरमाया, ये सोशल मीडिया से ही गरमाया ना। तो इसको ऐसा माहौल बने, अभी ट्राइबल लोग आ जाए, सब लोग आ जाए, बंद करो, एकदम फास्ट ट्रैक पे चलाओ। मैं तो कह ही रहा हूँ उसको मुआवजा दो 50 लाख रुपए और उस एरिया से जहां वो रहता है उससे बाहर निकालो, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन में रखो, तब ट्रायल शुरू करवाओ। नहीं तो मुझे जानता हूं 4 साल बाद कुछ नहीं होगा। ये बात है। शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल, जिनसे हमने खास बातचीत करी और उन्होंने कहा कि घरों में बैठकर मात्र ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक ये लड़ाई जो है जमीनी स्तर पर नहीं आएगी, जब तक लोग। मैंने दूसरी बात कही, ट्वीट करना भी एक काम, जो लोग समझते हैं ट्वीट करने से कुछ नहीं, उससे भी बहुत कुछ होता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक बैठे बैठे घर पे ट्वीट होता है तो दुनिया भर में खबर चली जाती है। तो सबसे ही उम्मीद नहीं करेगा ना कि गांव में जाके लाठी चलाए सब लोग। कुछ लोग सोशल इंटेलेक्चुअल काम संभालेगा, कुछ लोग मास मोबिलाइजेशन संभालेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया के मुख्य क्या करना चाहिए? वो जो समाज है जो आपको देख रहा है, लोग को मोबिलाइज करना चाहिए, लीडर्स को घर से निकालना चाहिए। अरे पहले बोट क्लब पे लाखों की रैलियां होती थी कि नहीं होती थी? नेता लोग आंदोलन करते थे कि नहीं करते थे? गिरफ्तारियां देते थे कि नहीं देते थे? ये बताइए। हम लोग का काम, वी आर नॉट लीडर्स, वी आर एक्टिविस्ट। हम लोग के हिस्से का काम जितना है हम लोग कर रहे हैं अपना। यूट्यूब बना रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक काम है। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारी खबर कहीं पता ही नहीं लगेगा। लोग समझते हैं गांव में जो जून के महीना में पीच रोड पे बनियान उतार कर लेटने का मतलब जमीन पे काम करना थोड़ी होता है। जमीन पे काम करने का मतलब होता है कि वस्तु स्थिति को जो है समझना, उसको थ्योराइज करना। कास्ट पे सबसे पहला लेख बाबा साहब कहाँ लिखे थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखे थे कि गांव में जाके एक एक आदमी देख के लिखे थे। इंटेलेक्चुअल थ्योरेटिशियन का काम होता है थ्योराइज करना प्रॉब्लम को, और जब जरूरत होती है तो सड़क पे भी उतरते हैं। ऐसा थोड़ी कि नहीं उतर। मेरी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? एक बार, कितने बार डिटेन हुआ है पुलिस थाने में? मेरे कहने पे 10 लाख लोग आ जाए, इकट्ठा हो जाए, देखो कल हम क्या करते हैं। आ जाए ना 10 लाख लोग, तो लीडर के कहने पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं।
आज चलिए बहन जी का ट्विटर आया, अखिलेश यादव पता नहीं कुछ लिखे नहीं लिखे हैं, दिग्विजय सिंह का भी ट्विटर आया उधर से मध्य प्रदेश से, और कमलनाथ जी का भी आया, तमाम राहुल गांधी का भी है। आ गया, एक हो गया, माहौल बन गया। अब सीधा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान दो, सब लीडर्स उतरो, गिरफ्तारी दो, गिरफ्तार करो मुझे शिवराज सरकार, तब ना दबाव बनेगा। भाई हम बोलेंगे तब हो सकता है भोपाल में 500 लोग ना आवे, लीडर लोग बोलेगा तो पूरा मध्य प्रदेश उठ के चला जाएगा। जाके वहां बहन जी बोले गिरफ्तारी देने आए, पकड़ो। 4 बार ऐसा कर देना, 4 बार, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ABCD एनीवन, 4 बार कह दे कि हम भारत बंद करेंगे, गिरफ्तारी करो। हमारा लाखों लोग उनके सपोर्टर हैं, तो बहुत सारे नेता के सपोर्टर खाली हम लोगों को गाली देने के लिए, गाली दो। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बेबाक जो बोलना है बोलते बोलते रहता हूं। तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। सोशल मीडिया पे हम आप मिलकर जितना सेंसिटाइज का, हमारी लिमिटेशन है ना। आर यू लीडर? तुम नेता हो, तुम जर्नलिस्ट हो, हम एक्टिविस्ट हैं, हम पढ़ते लिखते हैं। हमारा काम लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, उसके ऊपर एक्ट तो सोसाइटी को करना है। और सोसाइटी का एपिटोम सेंटर क्या है? लीडर। कितनी बार 90 तक देखो ना, 90 के दशक तक देखो, नेता गिरफ्तारी होती थी, रैली निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। आजकल सुने हो किसी लीडर को धरना प्रदर्शन करते हुए? सुना है? 20% पॉपुलेशन ट्राइबल का है मध्य प्रदेश में, तो चाहे तो सरकार न चलने दे वहां पर। तो ये सवाल उठा हुए लीडर्स जब तक नहीं आएंगे सड़कों पर, इसको विधानसभाओं में, इसको जाके पढ़ो ना। जब बेलची कांड हुआ था, चाहे उसके बाद घटनाओं पे, पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग पढ़ो, वहां पे कितनी बहस होती थी पार्लियामेंट में, धरना पे लोग बैठते थे अंदर। तो ट्विटर फेसबुक लिखना एक काम है, जरूरी काम है, लेकिन लीडर्स को अपना काम और समझना चाहिए, उनको और आगे इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। अभी तो विधानसभा चुनाव है ना मध्य प्रदेश में, इसीलिए गिरफ्तार भी हो गया है वो। ये भी कह रहा हूं, अगर चुनाव मध्य प्रदेश में ना होता तो अभी अंडरग्राउंड रहता, कोई गिरफ्तारी ना होती। और जिस तरीके से पुलिस के साथ जा रहा है, जैसे लगता है विजय कोई किला फतह करके आ रहा है। ये सवाल है, समझिए। हम लोग आक्रोश में हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बोल रहे हैं जो सरकार को जो करना हो कर लेगा, आई डोंट केयर। लेकिन हम तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं। आप आई हैं, उससे पहले किताब ही पढ़ रहा था। लीडर्स इसको पॉलिटिकल इशू बनाए, चले सड़कों पर आंदोलन करे, एकदम चप्पे चप्पे पे प्रोटेस्ट हो। 10 बार प्रोटेस्ट कर देना, ये घटनाएं कम हो जाएंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, न कोर्ट की जरूरत होगी, पुलिस की जरूरत पड़ेगी। पुलिस जब राज्य सरकार ईमानदार रहेगी, पुलिस को एक बार हड़काएगी, इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, नो इफ एंड बट। क्योंकि नंबर का खेल है ना। आदिवासी समाज 20% अगर नाराज हो गया तो कोई सरकार बना पाएगा? मध्य प्रदेश का अगर OBC SC ST अगर नाराज हो जाए, कोई सरकार बनाएगा? इन्हीं सरकार चलने देगा? तो इस सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जगह पे इंफॉर्मेशन ले जाने की जरूरत है। लीडर को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, खाली चुनाव के समय हल्ला ना करना चाहिए। थैंक यू। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे। मैं आपको बताऊं, मुझे बात करके बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तथ्यों पर बात की गई, एकजुटता की आवश्यकता तो जरूर है इस समाज में, और जागरूक कहीं ना कहीं अब तमाम लोग हो रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि अगर अभी मध्य प्रदेश में चुनाव ना हो रहे होते तो शायद कहीं ना कहीं शुक्ला साहब लापता हो चले होते, क्योंकि फिर तो न्याय की उम्मीद भी लगाना दूर दूर तक आपको नजर नहीं आती। अभी भी पुलिस के सामने किस प्रकार से दादागिरी करते हुए गमछा डालकर, नारंगी रंग का गमछा डालकर दादा बनकर चल रहे हैं, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आगे इस पर क्या कार्यवाही होने वाली है। फिलहाल इस खबर के बारे में और इस बातचीत के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।